फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक हिस्ट्री सेंटर इन ऑनलाइन क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि हम कक्षा 11 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का, जिसमें हमने बहुत सी चीजें कहें तो हमने 3 चैप्टर्स अभी पढ़ लिए हैं। जैसा पहले हमने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन विज्ञान, कहे तो कुछ मूलभूत अवधारणाएं रसायन विज्ञान की। दूसरा हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, कहने का मतलब है परमाणु संरचना। और फिर तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा जो हमारा पूरी रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर था, कहे तो पीरियोडिक टेबल, यानी पूरे रसायन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक, कहे तो आवर्त सारणी बोलते हैं, लेकिन हमने मॉडर्न आधुनिक सारणी को पढ़ा, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, जो कि चैप्टर का नाम था हमारा तत्वों का वर्गीकरण तथा उनके गुणधर्मों में आवर्तिता, यानी कि उसमें हमने जाना तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और उसके साथ ही हमने जाना कि उनके गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं, बदलते हैं या किसके समान होते हैं, इसके बारे में जाना। और इन सबको जानने के बाद अब हम आ गए हैं अपने चौथे चैप्टर में। ठीक है, जो कि होने वाला है क्या, देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। एक तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था परमाणु संरचना, लेकिन अब बारी है किसकी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि आणविक संरचना की। तो बात करें तो हमारे साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक हैं तो कभी बैठे तो रहते नहीं, हर समय कुछ ना कुछ इधर उधर कोई भी हो कुछ ना कुछ कार्य वो करते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वो नई नई चीजों को खोज रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हर समय नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीजें खुल के सामने आ रही हैं, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो आज तक नहीं जानी गई थी। ठीक है, तो बात करें तो उन्हीं सबको वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जो चीजें आ रही हैं सामने उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं, फिर उसको खोज रहे हैं, उसके तथ्यों को, जिसने तथ्य, भाई कोई चीज आए तो उसके तथ्य कुछ होने चाहिए ना, कहे तो कुछ आर्ग्यूमेंट होने चाहिए तभी तो वो बता सकेंगे। तो जितने प्रकार से उसके आर्ग्यूमेंट या जितने तथ्य आ रहे हैं उन तथ्यों को भी वो क्रम से कर रहे हैं। कौन? हमारे वैज्ञानिक। उन तथ्यों, कोई भी चीज जो आए उसके तथ्यों को भी एक क्रम से कर रहे हैं, साथ ही साथ जो नए आविष्कार आ रहे हैं उनको कहें तो क्रमबद्ध तरीके से हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी नई नई खोज कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं उन्हीं, कहें तो उन्हीं खोजों की तरफ की कौन कौन सी, कहें तो किस प्रकार से वो तथ्यों को एक क्रम से ला रहे हैं। ठीक है, नए आविष्कार कर रहे हैं, हर समय नई खोजें कर रहे हैं साइंटिस्ट। ठीक, तो उन्हीं सबको बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस चैप्टर पे पहुंचे हैं, जो कि वो कहे तो बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ये भी होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारे नेचर में यानी हमारी प्रकृति में जो चीजें पाई जाती हैं वो कुछ भी हो, वो हमारे नेचर में कुछ भी चीज होगी वो कहीं ना कहीं हमारे रसायन विज्ञान, कहें तो हमारे केमिस्ट्री से ही संबंधित है, चाहे जो चीज हो। ठीक है, किसी कोई भी आप चीज ले लीजिए अपने नेचर में, अपने आसपास की पास पड़ोस कोई भी चीज ले लीजिए, हर कुछ जितनी भी चीजें हैं सब हमारे रसायन विज्ञान से ही संबंधित है। तो बात उन्हीं की करनी है कि अब उन रसायन विज्ञान को उनका संगठन किस प्रकार से हुआ, भाई किसी तरीके से बंधे हैं तब उनका संगठन हुआ है। तो वही चैप्टर हमको पढ़ना है कि किस प्रकार से रासायनिक, जो हमारे रासायनिक स्पेसीज पाए जाते हैं, यानी केमिकल स्पेसीज पाए जाते हैं, हम बोले कण या परमाणु अणु कुछ भी बोले, उनका बंधन किस प्रकार से होता है। बंधन मतलब उनको किस प्रकार से बांधा जाता है जिससे कि वो बड़े बड़े पदार्थ का रूप ले लेते हैं। क्यों भाई? बंधेंगे तभी तो बड़ा रूप लेंगे, नहीं तो वो परमाणु क्या होता है भाई, बहुत छोटा सा कण। ठीक है, जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, उसको हम नंगी आंख से देख नहीं सकते, कह सकते हैं ना, इतना छोटा होता है। तो वही कि अब वो परमाणु किस तरीके से आपस में जुड़ करके बड़ा यानी कहें तो विशालकाय रूप लेते हैं, उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि वो किस प्रकार से एक दूसरे से बचते हैं। ठीक, तो बात करें तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे कि कॉसेल्स का और लुईस का अवधारणा क्या है। तो जो कॉसेल्स थे साइंटिस्ट, लुईस भी साइंटिस्ट हैं, इनकी अवधारणा क्या है, कैसी अवधारणा, बांधों के बनने की, बांध मतलब वही बंधन, बॉन्ड्स के बनने की अवधारणा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और फिर इनको जानने के बाद हम जान पाएंगे कि लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। नाम तो लुईस स्ट्रक्चर का सुना होगा सबने। ठीक, कक्षा 11 में आपने इतना तो सुना होगा कि लुईस कुछ है ना। अगर लुईस नाम दे दिया जाए तो आप जानते हैं कि हाँ, लुईस एक प्रकार से बंध का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो वही कि अब इसको चैप्टर में हम पढ़ेंगे लुईस संरचना किस प्रकार से होती है, उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से बंध पाए जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड, कहे तो सिग्मा बॉन्ड जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक है, एक बंद, द्वि बंद और कहे तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कहें तो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जानते हैं आप,
संकरण किस प्रकार से होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे हमारी जो थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी, जिसको तो कहते हैं इसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। इसमें हम वेस्पर थ्योरी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वीबीटी, जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के बाद हम उसके देखेंगे किस प्रकार से बंध बनाते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती किस प्रकार से, उसके प्रकार कहें तो क्या क्या उसके रूल हैं जिसके अनुसार उनका बॉन्ड बनते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अपनी एमओटी, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, यानी आणविक अणु कक्षक सिद्धांत बोल सकते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। इसको जानने के बाद हम जानेंगे इसी में तो इसी चैप्टर में हमको पता चलेगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, थर्मल आवेश क्या होता है, ये सब हम इसी चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में फिर हम देखेंगे जैसे हमने एमओटी के बारे में बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें हम पढ़ने के बाद उसमें भी हम देखेंगे हमारा जो होगा उसके प्रकार किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से अलग अलग ऑर्बिटल कहें तो किस प्रकार से अलग अलग परमाणु मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फिर इतना पढ़ने के बाद तब हम एक महत्वपूर्ण चीज होती है जो कि कहें तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बंध, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी में कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हमारा होगा चौथा चैप्टर हमारा है यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अर्थात बोले तो रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसको पूरा सिलेबस यानी इसका कि कौन कौन से टॉपिक को हमको इस चैप्टर में अपने पढ़ना है उसका वीडियो आज का होगा, ठीक है, इसलिए पूरा देखिएगा ताकि हमको पता चल सके या आपको पता चल सके कि इस चैप्टर को पढ़ने से हम कौन कौन से टॉपिक जो कि रसायन विज्ञान के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में हमको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो उसी पे हमको चर्चा करनी है। आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्टिव होगा, तो आपको आपके चैप्टर नंबर 4 यानी जो चौथा चैप्टर है उसके सिलेबस से उसके टॉपिक से मिलाएंगे, तो उससे आपको परिचय करवाएंगे कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक है यानी कौन कौन से टॉपिक को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमारे साइंटिस्ट हर समय नई नई खोज करते हैं और जो तथ्य उनको मिलते हैं वो उनको क्रम से बताते हैं, तभी तो हमको पढ़ने में आसानी होती है। अगर हम बिना क्रम के पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। जब हम नीचे कहें तो कोई बड़ी चीज की छोटी छोटी चीज को जब हम जानेंगे तब हम बड़ी चीज के पास पहुंच पाएंगे, ठीक है। वही वैज्ञानिकों का काम होता है कि पहले हमको बताएं कि हाँ पहले ये जानिए, फिर उसके बाद ये जानिए, फिर ये जानिए और तब लास्ट में आपको बड़ी चीज बताते हैं, ठीक है। तो वही क्रम होगा। देखिए कौन सी चीज हमको पढ़नी है। पहले तो हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 4, 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, अब चौथा चैप्टर है। क्या देखिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि बोलते हैं रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। अब आबंधन इंग्लिश में इसको बॉन्ड बोलते हैं, आबंधन हिंदी थोड़ी सी टफ लग रही है यानी हिंदी थोड़ी सी कठिन लगेगी। आबंधन बंध बोलते तो बात दूसरी थी, लेकिन आबंधन बोल रहे हैं। और इंग्लिश में बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग यानी बधे रहना, ठीक। तो वही हमको पढ़ना है कि रासायनिक बंध क्या होता है। पूरे चैप्टर में रासायनिक बंध क्या होता है, देखिए वही ना केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध, पूरे रसायन में कितने प्रकार से बंध पाए जाते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसा हमने बताया अभी कोवेलेंट बॉन्ड, हमारी कहे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी, ये सब होंगे ना। फिर इसमें हम संरचना अब कहें तो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण भी पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि आणविक संरचना। अभी तक हमने पढ़ा था एटॉमिक संरचना कहते हैं जिसको परमाणु संरचना के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अब हमको पढ़ना है इसमें आणविक संरचना यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो परमाणु संरचना में हमने कहीं पे बंध का नाम तो लिया नहीं था कि कहीं बंध बना रहा है, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन पे बात की थी। लेकिन अब हमको पढ़ना है आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर, कहे तो मॉलिक्यूलर। अभी तक वो एटम था यानी परमाणु, लेकिन अब कई एटम मिल करके अणु बना रहे हैं, ठीक। हमको पता है कि एटम जो होता है वो किसी भी पदार्थ का मूल कण होता है, कहे तो फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकते हैं। लेकिन उसको भी डिवाइड किया, ये किसने कहा था, ये कहा था जॉन डाल्टन ने 1808 में, ठीक। लेकिन हमको उसके बाद पता है कि उसको भी डिवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी मेसान है, पॉजिट्रॉन है, ऐसे कई चीजें हैं, ठीक। लेकिन अब हमको उन एटम के मिलने से जब अणु बनता है यानी उन एटम के मिलान से मॉलिक्यूल जब बनता है तो परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अब उस अणु के बारे में पढ़ना है कि हाँ किस प्रकार से अणु बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको
पहले तो हमको कुल मिला के 9 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या 9 टॉपिक पढ़ने हैं। जिन 9 टॉपिक्स में हमको और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1, ये सब मेन पॉइंट हैं जो कि हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एक एक टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, देखिए। हमारा पहला टॉपिक होगा कॉसेल्स-ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। क्या कॉसेल्स-ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, कहने का मतलब है कौशल और ल्यूइस का क्या अवधारणा थी किसी केमिकल बॉन्ड के लिए। यानी कि देखिए लिखा गया रासायनिक आबंधन की कौशल-ल्यूइस अवधारणा। यानी कोई भी जब केमिकल बॉन्डिंग होगी, कोई भी रासायनिक बंध बनेगा तो उसकी अवधारणा क्या है, किनके अनुसार, कौशल्स और लुईस। ये साइंटिस्ट के नाम है, यानी वैज्ञानिकों के नाम है, कौशल्स एंड लुईस। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से बंधों की अवधारणा किस प्रकार से दी थी, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। किस प्रकार से बंध कैसे बनेंगे, क्या क्या बंधों में पाया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हमें बताया था, जिसमें देखिए इनके अंदर यानी इस टॉपिक के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए क्या है, पहला हमारा ऑक्टेट रूल, ठीक। ऑक्टेट रूल मतलब बोलते हैं अष्टक नियम। आपने हो सकता है सुना हो अष्टक नियम। जब आपने लुईस स्ट्रक्चर अगर आपने सुना है तो उसमें भी आपने अष्टक नियम सुना होगा। क्यों? क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर के लिए हमको अष्टक नियम को फॉलो कराना पड़ता है, ठीक है। जब इसको पढ़ेंगे हम तब आसानी से समझेंगे। बहुत ही कहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक। फिर दूसरी बात होगी हमारी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड है जो हमको पढ़ना है। क्या कहें तो कोवेलेंट बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं इसको। हम इसी में पढ़ते हैं क्या, हमारा 3 तरीके के बॉन्ड पढ़ते हैं। एक हमारा होता है सिंगल बॉन्ड, एक हमारा होता है डबल बॉन्ड, तीसरा हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक। जब हम वहां पहुंचेंगे तब इसको अच्छे से देखेंगे। और देखिए कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है, हमको पढ़ना है सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि होगा हमारा द लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लुईस संरचना, ठीक है। लुईस संरचना, हम इस लुईस संरचना में देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण अणु किस प्रकार से उनकी लुईस संरचना होती है, यानी किस प्रकार से उनका लुईस स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक। और देखिए क्या अगली बात होगी हमारी फॉर्मल चार्ज, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल आवेश। ये भी हम देखेंगे कि फॉर्मल आवेश क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार से हम किसी एटम के, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज की गणना करते हैं या फिर फॉर्मल आवेश की गणना करते हैं, ठीक। और देखिए इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट क्या होगा, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक नियम की कमियां। भाई अष्टक नियम तो ऊपर पढ़ा, यही बात है ना। रसायन विज्ञान में, रसायन क्या वैसे भी देखिए नेचर में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो वही बात कि अष्टक नियम परफेक्ट कहाँ पे नहीं होगा। भाई लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल यानी क्या कमियां होगी, कहाँ पे या फेल होगा, उसी के बारे में जानना है हमको इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। अभी हमको 8 टॉपिक और देखने हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं, तो देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक हुआ, ठीक है, क्या था वो, कौशल्स-ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन अब दूसरा टॉपिक हमारा देखिए क्या होने वाला है। देखिए दूसरा टॉपिक हमारा होगा आयनिकार इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, या आयनिकार इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी आबंध, या फिर उसको बोलते हैं आयनिक, या कह सकते हैं वैद्युत संयोजी आबंध। तो ये क्या होता है वैद्युत संयोजन? हमने तीसरे चैप्टर में, यानी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एलिमेंट का, तब हमने बताया था कि जो हमारे जब धातु और अधातु के बीच में बॉन्ड बनेगा तब वो हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनेगा। वही उसी बॉन्ड के बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करनी है, ठीक है। देखिए जिसमें हमको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर क्या होगा वो लैटिस एनर्जी, यानी कि जिसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा कहें या फिर कहें जालक एंथैल्पी, ठीक। लैटिस एनर्जी, लैटिस क्या होता है, जालक, क्रिस्टल मान सकते हैं उसको, ठीक है। उसी की एनर्जी के बारे में हमको पढ़ना है इसमें, ठीक। लैटिस मतलब आप क्रिस्टल मान सकते, क्यूब रूप देखा है, क्यूब आप मान सकते हैं जैसा क्यूब होता है उसी तरीके से जालक होगा, यानी कि लैटिस उसी प्रकार से होगा। डाइस आप ले सकते हैं, लूडो वाला डाइस जो होता है, ठीक है, उसी को आप एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि जालक एनर्जी, उसी की एनर्जी के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। फिर देखिए तीसरा टॉपिक जो हमारा वो होगा बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर मतलब कहते हैं इसको आबंध प्राचल, मतलब जब बॉन्ड, किसी बॉन्ड, इसको हम अगर बॉन्ड पैरामीटर समझे तो किसी बॉन्ड के संदर्भ में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ सकते हैं। किसी बॉन्ड को संदर्भ मार के कहते किसी बॉन्ड को अगर हम अपने सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो उसके बारे में हम कौन कौन सी चीज
पढ़ सकते हैं, उसी के बारे में हमको इसमें देखना है। तो देखिए क्या क्या चीजें हमको पढ़नी होंगी इसमें। पहला बॉन्ड लेंथ, ठीक है, क्या बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है इसके बारे में जानना होगा कि बॉन्ड लेंथ समझ सकते हैं, बॉन्ड की लंबाई, बंध की लंबाई, ठीक है। इसमें हम देखेंगे किस बंध की लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई हम निकालते कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। फिर दूसरी बात हम क्या जानेंगे, हमारा होगा बॉन्ड एंगल, क्या बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल कोण यानी आबंध कोण, जब कोई 2-3 बॉन्ड बने होंगे तो उनके बीच कोण क्या होगा, ठीक है, या किस एंगल पे उनके एटम्स, किसी मॉलिक्यूल के एटम्स किस एंगल पे अवस्थित होंगे या किस एंगल पे व्यवस्थित होंगे, ठीक है। फिर देखिए अगली बात हमको देखनी है बॉन्ड एंथैल्पी। अभी तक हमने क्या जाना था, ऊपर लैटिस एनर्जी, देखिए ऊपर वाले में हमने जालक ऊर्जा जाना है, जालक एंथैल्पी, लेकिन इसमें हम जानेंगे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, क्या मतलब आबंध एंथैल्पी, कोई बंध अगर बना हुआ है तो उसकी ऊर्जा कितनी है उसमें देखेंगे, ठीक। फिर हमारा इसमें चौथा टॉपिक होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड कोटी। ये जो टॉपिक बता रहा हूं ना, ये कंपटीशन लेवल के हैं, मतलब कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड पैरामीटर से, आबंध प्राचल से ये टॉपिक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक। तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या बॉन्ड ऑर्डर कंपटीशन में पूछा जाता है, कोई मॉलिक्यूल इसमें इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, ठीक, इसको बोलते हैं आबंध कोटि, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। फिर देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबल होने के लिए, कहें तो किसी भी मॉलिक्यूल के हमारे नेचर में पाए जाने के लिए इसकी बहुत है तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, ठीक है। इसमें हम जानेंगे अनुनाद संरचना, हम देखेंगे कि जो अनुनाद स्ट्रक्चर दिखाते हैं, अनुनाद संरचना दिखाते हैं जो मॉलिक्यूल, उनकी स्टेबिलिटी मतलब उनका स्थायित्व अदर वाले जो हमारे स्पीसीज होंगे उनकी तुलना में बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, इसमें जानेंगे। फिर क्या होगा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बात करें पोलैरिटी, तो ये पोलैरिटी क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम आबंध ध्रुवण। तो ये भी हमारी संबंधित होगी हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, यानी विद्युत ऋणात्मकता से, जो कि हमने अपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक। अगर आपने हमारे चैनल पे आप नए हो तो आप पीछे जाकर के हमारी प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख डालिए, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। क्यों, क्योंकि मैंने पोलैरिटी के बारे में थोड़ी सी बात वहां पे बताई थी कि क्यों पोलैरिटी होती है, ठीक है। तो पोलैरिटी के बारे में हम जानेंगे कि जो कि जिसका मेन कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ठीक है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक होगा, 3 टॉपिक, यानी तीसरा टॉपिक ये हमारा हो गया। पहला कॉशल्स-लेविस, दूसरा आयनिक एंड इलेक्ट्रोवायलेंट, और तीसरा टॉपिक हमारा बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और हमारी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी बंधों की आबंधों की ध्रुवता किस प्रकार से होगी, ठीक है। अब 3 टॉपिक हैं, अब देखते हैं हमारा चौथा टॉपिक कौन सा है। हमारी चौथी टॉपिक जो होने वाली है वो है हमारी द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनका प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी उनमें प्रतिकर्षण किस प्रकार से होगा, उस सिद्धांत को हमको पढ़ना है, जिसको हम संक्षेप में कहते हैं वेस्पर थ्योरी, यानी VSPER, वेस्पर थ्योरी, ठीक है, जिसको बोल दिया जाता है द वेस्पर थ्योरी या वेस्पर सिद्धांत, ठीक, यानी जिसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, अर्थात संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी एटम, जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उससे जो हमारे टर्मिनल एटम होंगे उनके बीच का कोण कैसे होगा, उनमें बीच में है तो उनके बीच में जो प्रतिकर्षण होगा जिसकी वजह से उनके बीच में एंगल्स बनते हैं, यानी कोण बनते हैं, वो किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, इसी के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, यानी इस थ्योरी में पढ़ना है, ठीक है। जैसे बात करें तो हमारा H2O होता है, वो H2O यानी वाटर, जिसमें क्या होता है H2O किस प्रकार से होता है, ये हमारा O होता है और इससे 2 H जुड़े होते हैं, H इस प्रकार से होता है, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, ठीक है, ये इनका एंगल होता है। तो इन्हीं सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कितना रिपल्सन होगा, कितना प्रतिकर्षण होगा बांडों के बीच में, जिससे कि उनमें बीच में एंगल एडजस्ट होगा, ठीक है। फिर देखिए 5वां टॉपिक हमारा क्या होगा, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसमें हमको ये 3 थ्योरियां पढ़नी है, वेस्पर थ्योरी, संयोजकता यानी VBT, और तीसरी हमारी MOT होगी, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। देखिए क्या है 5वां टॉपिक,
द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसमें हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी, देखिए जिसको हम बोलते हैं संक्षेप में वीबीटी, ठीक है, द वीबीटी थ्योरी। तो देखिए इसमें हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, यानी कक्षक अतिव्यापन अवधारणा। क्या? कक्षक अतिव्यापन अवधारणा, यानी जब कक्षक आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब वह अतिव्यापन किस प्रकार का होता है। वो अतिव्यापन है तो अतिव्यापन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखना है किस प्रकार से वो करते हैं। फिर देखिए दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, यानी आबंध जो होते हैं, जो भी बंध या आबंध बॉन्ड बोले, जो भी बॉन्ड होते हैं उनकी दिशात्मक गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। फिर देखिए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जो हमारे परमाणु कक्षक होंगे, परमाणु कक्षक, उनका ओवरलैपिंग किस प्रकार से होगा, यानी वो उनका अतिव्यापन किस प्रकार से होगा, जिसमें हम इस टॉपिक में इसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए अगली बात इसमें होगी चौथी बात, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी बंध की प्रकृति कैसी होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये दो प्रकार के बॉन्ड जानते हैं हम। जब सिंगल बॉन्ड होगा सब तो सब सिग्मा, लेकिन जब डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई एक सिग्मा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दो पाई एक सिग्मा, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, इसी में कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। फिर इसके बाद की टॉपिक इसमें होगी कि इनकी स्ट्रेंथ यानी इनकी मजबूती कैसी है, कौन सा इसमें से मजबूत है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें हम इसको देखेंगे। हमारे पांचों टॉपिक में इतनी चीजें, ठीक। फिर हमको छठा टॉपिक देखने की, छठे टॉपिक में हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो देखेंगे उन 5 टॉपिक्स को जानने के बाद जो हमारा महत्वपूर्ण है, तो केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पूछा जाता है, ठीक है, जिसका नाम होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप इससे वाकिफ होंगे, कहें तो बहुत पहले से आप इसको जानते होंगे, जिसको कहते हैं हिंदी में संकरण। संकरण मतलब किस प्रकार से अलग अलग ऑर्बिटल या अलग अलग सबसेल कहे तो अलग अलग ऑर्बिटल मिल करके नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, यानी अलग अलग कक्षक मिल करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, यानी संकरण बोलते हैं। इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत हमको क्या चीजें पढ़नी है, या संकरण कहते किसमें उसको जानेंगे। फिर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए क्या, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण के प्रकार है। संकरण होते कितने प्रकार के हैं, होते तो कई प्रकार के हैं, जिनमें से कुछ प्रकार आपके 11th सिलेबस में है, ठीक है। जैसे हमको संकरण के प्रकार में पढ़ना है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण, इसके बारे में पढ़ना है। और देखिए क्या, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग डी ऑर्बिटल्स, मतलब अब उन प्रकार के संकरण को पढ़ना है जिसमें डी ऑर्बिटल यानी डी कक्षक का भी मिलन हो, यानी डी कक्षक भी उसमें सम्मिलित हो। उसके बारे में देखना है कि वो कौन कौन से अब हमारे संकरण होंगे, जिसमें देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है sp3d संकरण और दूसरा sp3d2 संकरण, ठीक है। और भी होता है, लेकिन आपके कक्षा 11 के सिलेबस में यही 2 चीजें हैं। और होता है एक sp3d3 संकरण, और भी होता है dsp2 संकरण, dsp3 संकरण, ठीक है, ये होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में बस ये 3 और 2 5, यही 5 पूरे संकरण है, ठीक है। तो इतना हम इसमें पढ़ेंगे। और देखिए क्या, 7वां टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी एक और महत्वपूर्ण थ्योरी जिसको हम बोलते हैं एमओटी, ठीक है। एक हमने पढ़ा वेस्पर, दूसरा वीबीटी और तीसरा हम पढ़ रहे हैं एमओटी। तो इसमें देखिए जिसको हम बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। तो इसमें देखिए कौन सा टॉपिक है, पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम LCAO अप्रोक्सीमेशन या LCAO प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको हम कहते हैं आणविक कक्षकों का निर्माण। क्या कि जो आणविक कक्षक बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनका निर्माण यानी उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं LCAO। इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग, ठीक है, इसमें हम देखेंगे। और देखिए क्या, दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ये जो आणविक कक्षक बने हैं इनके प्रकार कौन कौन से, यानी कितने प्रकार के ये कक्षक होते हैं। इसी में और हमारा टॉपिक हुआ कंडीशन, हम देखेंगे कौन सी कंडीशन, कौन सी शर्तें होंगी जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा, ठीक है, कि कौन सी शर्तें को पूरी करेंगे ऑर्बिटल, तब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। और हम इसमें देखेंगे कि इनका एनर्जी लेवल डायग्राम, जो ये हमारे ऑर्बिटल आएंगे इनका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा, क्योंकि हमने
कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा था, तो उसमें भी एनर्जी लेवल हम देख रहे थे, ठीक है, कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। उसी तरीके से इसमें भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे, उसमें भी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही इलेक्ट्रॉनों को हम पुट करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। अब ये कैसी चीज है मॉलिक्यूलर बिहेवियर? तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे कि जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे यानी आणविक कक्षक आएंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी कहे तो उन मॉलिक्यूल्स जो अणु पाए जा रहे हैं उनका बिहेवियर किस प्रकार का, यानी उनका व्यवहार किस प्रकार का है, जिनमें मुख्यतः हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय देखते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इन्हीं के बारे में, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम इसमें, और दो टॉपिक वही मैंने बता दिया, उन दो टॉपिक्स को इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे ये, ठीक है, ये दो टॉपिक यानी 7 टॉपिक में 2 टॉपिक हमारे और बच रहे हैं, उन दोनों टॉपिक्स को हम देख लेते हैं कौन कौन से 2 टॉपिक्स हमारे और बच रहे हैं। इनके भी 2 टॉपिक जो बचे हैं उसको भी लिख देता हूँ कौन कौन से 2 टॉपिक बच रहे हैं, ठीक। तो देखेंगे कि उस 7वें टॉपिक में कौन कौन सी 2 बातें हमारे रह गई, जो कि हमारा 7वां टॉपिक क्या था, MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो MOT में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहे तो आणविक कक्षक बनेंगे, उनका ऊर्जा स्तर आरेख किस प्रकार से होगा, कहें तो उनका ऊर्जा स्तर कैसा होगा, किस कक्षक का ऊर्जा कम होगी या किस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, किस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी, किस कक्षक की ऊर्जा बीच में होगी, इसको हम देखेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक में जो कि हमारे MOT के अंतर्गत आएगा, ठीक। फिर देखिए और क्या, उसी में अगला टॉपिक हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एंड आणविक व्यवहार, कहने का मतलब अब हम उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, जैसा कि हमने अपने तीसरे चैप्टर में, हमने दूसरे चैप्टर में सीखा था एटॉमिक संरचना में, यानी परमाणु संरचना में हमने इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था ऑर्बिटल में, लेकिन वो एटम के लिए था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। लेकिन अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि हम MOT के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आणविक कक्षक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़े ना, तो अब उसी के अनुसार हम देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण या इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा किस तरीके से होगा, ठीक है, और उनका व्यवहार यानी मॉलिक्यूलर बिहेवियर, आणविक व्यवहार, वो आणविक व्यवहार कैसा होगा, कहने का मतलब वो अणु कहाँ पे चुंबकीय होगा, कहें तो कहाँ पे अनुचुंबकीय होगा, कहाँ पे प्रतिचुंबकीय, कहें मतलब कहाँ पे वह अट्रैक्ट हो जाएगा और कहाँ पे वह रिपेल हो जाएगा, कहने का मतलब दूर पे चला जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम इस टॉपिक में अपने जानेंगे। फिर देखिए हमारा जो 8वां चैप्टर होगा वो होगा बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों के न्यूक्लियर सेम हो, यानी दोनों के जो न्यूक्लियस हो, दोनों के नाभिक हो वो सेम हो, क्या, बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और वो द्विपरमाणुक हो, यानी समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन। जैसे अगर इसका कोई एग्जांपल हम ले तो Cl2 कह सकते हैं, ठीक है, H2 कह सकते हैं, इसमें आबंधन देखेंगे, और अगर हमने तो O2 कह सकते हैं, ठीक है, और भी ले तो क्या दिक्कत है भाई, Li2 कर सकते हैं, इन सही ये होमोन्यूक्लियर है ना, कहें तो होमोन्यूक्लियर मतलब जो दोनों न्यूक्लियस सेम है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से किस तरीके से बंधन इसमें होगा, ठीक है, क्या, होमोन्यूक्लियर यानी जिसके सम नाभिक सेम हो और वो अणु हो। क्या है टॉपिक देखिए, बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, अर्थात समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं में आबंधन, इसमें हम देखेंगे, ठीक है। फिर जो हमारी लास्ट और आखिरी टॉपिक है, तो एक तरीके से हम कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, 1 नंबर में पूछ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं H बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म कहे तो शॉर्ट रूप से इस तरीके से हम दिखाते हैं H बॉन्ड, जिसमें हमको पढ़ना है क्या, यह है हाइड्रोजन आबंध, ठीक, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि क्या कारण है कि जिससे कि हाइड्रोजन बंध बनता है, यानी काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, यानी काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी H आबंधन के कारण, यानी किस कारण से हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो मैंने बताया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ भी, जैसे हमने ध्रुवणता पढ़ी तो ध्रुवणता यहाँ भी होगी, और कहें तो ध्रुवणता ही कारण होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, ठीक है, तो ध्रुवणता, ठीक। तो देखिए उसके बाद क्या,
टाइप्स ऑफ H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, यानी कितने प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे नेचर में पाए जाते हैं, कितने प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए कौन कौन सा इसमें हम देखेंगे। पहला होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध, जो कि इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं, इसका एग्जांपल H2O लिया जाएगा यानी वाटर, यानी मतलब अंतर अणु जो अलग अलग एटम के बीच में, अणु मतलब अणु, अंतर अणु मतलब अलग अलग अणुओं के बीच में बॉन्ड बनेगा जब हाइड्रोजन, तब उसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो दूसरा वाला होगा हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, देखिएगा डिफरेंस है, ये इंटर है और ये है इंट्रा, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणु मतलब इससे हम समझ सकते हैं एक ही अणु के अंतर्गत, यानी एक ही अणु के जब हो तो उसके अंतर्गत जो बॉन्ड उसी में स्वयं में बनेगा उसको हम बोलेंगे इंट्रा अणुक यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध या अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है, ये हम इसमें बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल लिया जाता है हमारा, हाँ, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका एग्जाम्पल लिया जाता है। तो ये टॉपिक है हमारा 9वां, कहने का मतलब ये पूरे टॉपिक हमारे हुए, ठीक है, 7, 8, 9 ये पूरे टॉपिक, जिसमें हमने पहला टॉपिक हमारा क्या था, कॉसेल्स-लेविस अप्रोच। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था, देखिए दूसरा टॉपिक हमने आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, ठीक, यानी जिसको हम बोलते हैं आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। तीसरा टॉपिक हमने देखा कि है हमारा बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड कहीं तो बॉन्ड ऑर्डर, ये सब चीजें पढ़ रहे थे, यानी ये सब चीजें हैं। फिर हमारा चौथा चैप्टर जो होगा वो होगा वेस्पर थ्योरी यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। फिर पांचवा चैप्टर हमारा होगा वीबीटी यानी पांचवा टॉपिक हमारा होगा वीबीटी, कहीं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इसको बोलते हैं संयोजी कोश सिद्धांत, यही हमारा जी संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है। फिर हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के संकरण के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से संकरण होते हैं। फिर हमारा जो 7वां टॉपिक था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी या मोटी, ठीक है, कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, किस प्रकार से उनका निर्माण होगा, वो उनके प्रकार तो उनके टाइप किस प्रकार के होंगे, कौन कौन से प्रकार के पाए जाएंगे, ठीक है। फिर 8वां टॉपिक आपके सामने है बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी समनाभिकीय द्विपरमाणिक अणुओं में आवंधन। फिर 9वां टॉपिक और आखिरी टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर का हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन आबंध। इसमें हम देखेंगे 2 प्रकार के हाइड्रोजन बंध, उनके कारण कौन कौन से, किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिसमें हम 2 टॉपिक कौन कौन से, यानी 2 प्रकार कौन कौन से, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर अर्थात अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में, जो कि है हमारा चैप्टर क्या, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। तो कैसा लगा आपको सिलेबस, है ना, ठीक, दमदार सिलेबस है। तो इससे आप पूरा सिलेबस यानी पूरे टॉपिक देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि ये केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बिना अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ठीक। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस पूरे चैप्टर को जितने भी वीडियो इसकी बने, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाऊं, भले इसकी वीडियो ज्यादा बन जाए लेकिन एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि सारे वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने भी हमारे पीछे की वीडियोस ना देखे तो आप वीडियो को जरूर देखिए। और बात करें तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये चीजें जो ये इन्फॉर्मेशन हैं ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि और लोगों का भी भला हो, खुद का भी भला ना कीजिए, अपना भी भला कीजिए, साथ साथ और भी जो आपके साथी सहपाठी हों सबका भला कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।